कभी सोचकर देखा है कि हमारा ऑफिस या काम करने की जगह वैसी क्यों है जैसी वो है? आज हम मैनेजमेंट की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जिसने चुपचाप हमारी पूरी प्रोफेशनल जिंदगी को शेकल दिया है। ये एक ऐसा सफर है जो शायद हमारे काम करने के नजरिए को ही बदल दे। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम मैनेजमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक बॉस जो सबको ऑर्डर दे रहा है, या फिर बहुत सारे नियम और कानून। पर क्या ये बस इतना ही है? चलिए इस सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं, थोड़ा चैलेंज करते हैं। हेरोल्ड कुंट्ज की ये परिभाषा ये बहुत ज़रूरी है। ज़रा ध्यान दीजिए, उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया। कला, साइंस नहीं, कला। और ये लोगों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से और उनके साथ काम करवाने के बारे में है। यही छोटी छोटी बातें, कला, सहयोग और संगठन, हमारी पूरी पड़ताल का एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, कहानी के पहले अध्याय की तरफ। कल्पना कीजिए औद्योगिक क्रांति का वो दौर, चारों तरफ शोरगुल, नई नई फैक्ट्रियां, नई टेक्नोलॉजी, लेकिन कोई प्लान नहीं, कोई सिस्टम नहीं। और इसी उथल पुथल के बीच मैनेजमेंट का पहला बड़ा आइडिया पैदा हुआ। तो हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की शुरुआत की। एक ऐसा दौर जिसे इतिहासकार मैनेजमेंट का क्लासिकल युग कहते हैं। सोचिए, हर तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, पर उन्हें चलाने का कोई मैनुअल ही नहीं है। और यही वो पल था जब लोगों ने सीरियसली सोचना शुरू किया कि भाई, इसे करने का कोई बेहतर तरीका तो जरूर होगा। और इस दौर का सबसे बड़ा आइडिया जितना सरल था उतना ही क्रांतिकारी भी था। आइडिया ये था कि एक संगठन, एक कंपनी एक मशीन की तरह है। और अगर संगठन एक मशीन है तो उसमें काम करने वाले लोग क्या हुए? बदलने वाले पुर्जे। तो लक्ष्य बस एक था, हर काम को करने का वो सिर्फ एक सबसे अच्छा तरीका खोजना, हर एक हरकत को परफेक्ट बनाकर ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हासिल करना। मतलब एक मैकेनिकल परफेक्शन की लगातार खोज। इस सोच को आगे बढ़ाया फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत तो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने हमें 4 सुनहरे नियम दिए। पहला, अंदाजे की जगह विज्ञान को लाओ। दूसरा, मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच टकराव नहीं, सामंजस्य खोजो। तीसरा, टीम वर्क को बढ़ावा दो। और चौथा, हर इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए ट्रेन करो। ये सब कुछ एक ही मकसद के लिए था, एफिशिएंसी। और हाँ, अगर ये लग रहा है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, तो जरा फिर से सोचिए। Amazon के मॉडर्न वेयरहाउसेस के बारे में सोचिए, जहां रिस्ट बैंड कर्मचारियों की हर एक हरकत को ट्रैक करते हैं ताकि उनके रास्ते को ऑप्टिमाइज किया जा सके। ये क्या है? ये 21वीं सदी का टेलरिज्म है। मतलब वो एक सबसे अच्छी तरीके की खोज आज भी जिंदा है। लेकिन ठीक जब ऐसा लगने लगा था कि ये ऑर्गेनाइजेशनल मशीन ही हर सवाल का जवाब है, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इंसान सिर्फ पुर्जे ना हो? क्या हो अगर उनकी भावनाएं, उनके रिश्ते, उनके एहसास भी मायने रखते हों? क्या हो अगर इस परफेक्ट मशीन के अंदर, जिसे वो बना रहे थे, एक भूत छिपा हो? और इस सवाल का जवाब किसी शानदार थ्योरी से नहीं मिला, बल्कि एक पूरे के पूरे एक्सीडेंट से मिला। और ये सब हुआ शिकागो के पास एक फैक्ट्री में, कुछ ऐसे प्रयोगों के दौरान जो असल में इसका ठीक उल्टा साबित करने वाले थे। देखिए, उन्हें जो मिला वो एक पहेली से कम नहीं था। जब उन्होंने रोशनी बढ़ाई तो प्रोडक्शन बढ़ गया। ये तो समझ आता है, राइट? लेकिन और यही बात अजीब हो जाती है, जब उन्होंने रोशनी कम की तब भी प्रोडक्शन बढ़ गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये साफ था कि कुछ और ही चल रहा था, कुछ अनदेखा, कुछ अनकहा। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उन्होंने वो खोज की जिसे अब हम हॉथॉर्न प्रभाव कहते हैं। पता चला कि असली वजह रोशनी या ब्रेक नहीं थे, असली वजह थी अटेंशन। सिर्फ ये एहसास कि कोई उन पर ध्यान दे रहा है, कि वो किसी चीज का हिस्सा है। ये किसी भी फाइनेंशियल इंसेंटिव से ज्यादा पावरफुल था। और इसी के साथ संगठन का आइडिया हमेशा के लिए बदल गया। ये एक मशीन नहीं थी, ये एक समुदाय था। तो अब हमारे पास मैनेजमेंट के 2 बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक जो मशीन पर फोकस करता है, और दूसरा जो इंसान पर। आज का मॉडर्न मैनेजमेंट इन दोनों को एक साथ लाने की ही कोशिश है। तो सवाल है कि हम इन 2 विचारों को बैलेंस कैसे करें। इसे समझने के लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल है मैकिन्जी 7S फ्रेमवर्क।
ये हमें बताता है कि एक सफल संगठन के लिए 7 जरूरी चीजों को एक पहेली के टुकड़ों की तरह एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली फिट होना चाहिए। और असली बात यह है कि ये 7 तत्व 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक तरफ है हार्ड तत्व, जैसे स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, जो कि लॉजिकल हिस्सा है, टेलर की मशीन। और दूसरी तरफ है सॉफ्ट तत्व, जैसे स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल, वैल्यूज, जो कि संगठन का दिल है, हॉथॉर्न का भूत। और सबक यह है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। असली सफलता इन दोनों के परफेक्ट बैलेंस में ही है। तो चलिए, हमने थ्योरी और इतिहास तो समझ लिया। अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल बातों पर। इन सब आइडियाज का इस्तेमाल करके एक मैनेजर आज असल में करता क्या है? देखिए, एक मैनेजर का रोज का काम एक लगातार चलने वाले साइकिल की तरह होता है। सबसे पहले वो आगे का रास्ता प्लान करते हैं, फिर उस प्लान को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज और टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद वो लोगों को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें मंजिल की तरफ ले जाते हैं, और आखिर में वो नतीजों को कंट्रोल करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ सही रास्ते पर है। और जैसे ही ये खत्म होता है, ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन एक मैनेजर इन कामों को कैसे करता है, ये उसके पद के साथ बदलता है। एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे नीचे एक सुपरवाइजर को सबसे ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, मतलब रोज के काम की गहरी समझ। बीच में एक डिपार्टमेंट हेड को ह्यूमन स्किल्स चाहिए, मतलब लोगों से बात करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनकी मुश्किलों को सुलझाना। और सबसे ऊपर एक सीईओ को कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत होती है, मतलब बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता, ये समझना कि सारे हिस्से एक साथ कैसे फिट होते हैं और भविष्य का अंदाजा लगाना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? पहली बात, मैनेजमेंट की सोच मशीन से शुरू होकर इंसान तक पहुंची। दूसरी, बेस्ट कंपनियां स्ट्रक्चर और कल्चर दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देती हैं। तीसरी बात, हर मैनेजर कुछ बेसिक काम यानी क्या करता है। और चौथी, सफलता के लिए जरूरी स्किल्स यानी कैसे पद के साथ बदलती रहती हैं। और ये हमें आज के समय पर ले आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के आने से मैनेजमेंट की कहानी अपने अगले बड़े अध्याय का सामना कर रही है। अब सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है, क्या हम वापस मशीन वाली मानसिकता की ओर लौटेंगे, एल्गोरिदम और रोबोट को मैनेज करते हुए, या फिर इसका उल्टा होगा और विशुद्ध मानवीय कौशल जैसे सहानुभूति, रचनात्मकता, नेतृत्व पहले से कई ज्यादा कीमती हो जाएंगे? काम का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।